शनि नवग्रह में से एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ना भ्रम है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पनिश करता है, आपके साथ बहुत बुरा करता है। शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो या शनि की साढ़े साती या ढैया आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। जिसका राहु खराब है वो आपको पागल कर सकता है, क्योंकि राहु क्या होता है ना, वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आपका माइंड को इल्यूजन्स, भ्रम से भर देगा अगर राहु खराब है। तो खराब राहु की निशानियां पहले छोटी छोटी मैं बता देती हूँ। From mobile apps to Instagram reels, astrology is literally everywhere with us these days. Millennials और Gen Zs अब सिर्फ सन साइंस तक लिमिटेड नहीं है। They are exploring their birth charts, moon signs और उन कॉस्मिक पैटर्न्स को जो उनके इमोशंस और लाइफ के पर्पस को डिकोड करते हैं। आज के जमाने में जहां एंजाइटी और अनसर्टेनिटी काफी कॉमन हो गई है, एस्ट्रोलॉजी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और हीलिंग का टूल बन चुका है। बट हियर्स द ट्विस्ट, जब एस्ट्रोलॉजी इतनी मेन स्ट्रीम हो गई है, तब भी कुछ प्लैनेट्स जैसे शनि, राहु और केतु, इनका नाम सुनते ही लोगों में डर बैठ जाता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, Why do these dark planets still scare people? क्या ये सच में इतने खतरनाक है या इनको गलत समझा गया है? To help us explore this deeper, हमारे साथ हैं आकांक्षा वालिया, जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। She is known for her deep spiritual insights and transformative readings. आकांक्षा, welcome to the show. थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड इट्स रियली अ प्लेजर कमिंग हियर। आकांक्षा, आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड एप्स जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी बहुत पॉपुलर हो गई हैं अमंग जेंजी एंड मिलेनियल्स। आपको क्या लगता है कि जेंजी और मिलेनियल्स इससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर? देखो, सबसे बड़ी अट्रैक्शन मेरे अकॉर्डिंग है आज का जो टाइम चल रहा है कि इतनी सारे इवेंट्स रैंडमली हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जेंजीज और मिलेनियंस तो देखो ऑलरेडी इस चीज़ के पार्ट है ही, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब वी आर यूज टू ऑल दीज थिंग्स कि ये रिचुअल्स करो, ऐसे नहीं करो, अपना ये ग्रह अच्छा करो। और जेंजी इसलिए क्योंकि आजकल बहुत कम एज में लव अफेयर्स और जल्दी जल्दी कुछ पाने की इच्छाएं, तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन मैं कहूँगी, जो आपको सब कुछ बता सकता है, आपका भविष्य बता सकता है, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे सकता है। तो लोगों को अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। और जिस तरीके से इस टाइम, जैसे अभी वॉर हुआ, कोरोना भी कुछ टाइम पहले ही गया है, पूरे तरीके से अभी भी नहीं गया मैं कहूँगी, बट फिर भी एक महामारी से हम लोग निकले हैं। तो लोगों को जिंदगी का भी बहुत डर हो चुका है कि आने वाला टाइम कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव होती जा रही है दिन भर दिन। बेसिकली अ सेल्फ गाइडिंग टूल। जी, दैट इज ट्रू। चलिए, अब हम बात करते हैं शनि की। जब भी साढ़े साती का नाम आता है, लोग घबरा जाते हैं, लिटरली पैनिक करते हैं। एंड दिस इज नॉट लाइक इवन द स्पिरिचुअली अवेयर पीपल आर स्कैर्ड ऑफ दिस साढ़े साती। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? शनि बेसिकली, सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ शनि की। शनि नवग्रह में से एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ना भ्रम है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पनिश करता है, आपके साथ बहुत बुरा करता है। शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो या शनि की साढ़े साती या ढैया आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन शनि मैं कहूँगी सबसे अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लैनेट है जो पहली बात तो नॉन बायस्ड है, वो कभी भी आपके साथ पक्षपात नहीं करता। शनि आपको वही देता है जैसा आप करते हो, कर्मों का फलदाता है वो। तो जब भी साढ़े साती शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए खराब है, क्योंकि कुंडली में आपके शनि की क्या प्लेसमेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है। कि अगर शनि आपका अच्छा है तो साढ़े साती आपको सातवें आसमान में पहुंचा सकती है। लाइफ में आपको बड़ी बड़ी सक्सेस पूरी जिंदगी ना मिली हो ना, वो साढ़े साती में मिल जाएगी। तो साढ़े साती खराब नहीं होती है, वो बहुत अच्छी होती है। किसी किसी के लिए वो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। और अगर किसी की एस्ट्रोलॉजी चार्ट में वो सही जगह ना हो तो फिर क्या होता है? अगर शनि खराब है, ठीक है, खराब कैसे होता है? शनि अपनी किसी दुश्मन की राशि में, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जैसे मंगल, शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती, एनिमी है वो एक दूसरे के। तो शनि अगर मंगल की राशि में है तो वो
बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। क्योंकि जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, हमारे दोस्त होते हैं, हम अपने घर में अगर अपने दोस्तों को बुलाते हैं या दोस्तों के घर जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और वहीं हमें अपने किसी ऐसे इंसान, कलीग हो या बॉस हो या कोई ऐसा हो जिसका हमारी नहीं बनती, लेकिन हमें जाना पड़ता है उसके घर, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो सेम यही चीज होती है कि शनि अगर एक ऐसी राशि में बैठा हो जो उसकी मित्र राशि नहीं है, किसी ऐसे ग्रह से उसको दृष्टि पड़ रही हो, जैसे सूर्य और शनि की भी आपस में नहीं बनती है, तो सूर्य के घर में अगर शनि होगा तो अनकंफर्टेबल होगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो, या शनि नीच का हो, शनि नीच का होता है मेष राशि में, अगर शनि नीच का है तो भी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कर्म अच्छे करो, शनि जैसा मर्जी जहां मर्जी हो, वो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस तो देगा। तो जैसा आप करोगे ना वैसा ही आप भरोगे। सैटर्न नवंबर तक रेट्रोग्रेड पीरियड में है, राइट? यस। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कार्मिक पैटर्न में? देखो शनि सबसे पहली बात, रेट्रोग्रेड मतलब शनि ऐसा नहीं है कि उल्टा चलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली की थोड़ा सा एंगल जो होता है आगे पीछे हो जाता है, तो लोग मतलब हम इसको मानते हैं कि शनि रेट्रोग्रेड हो गया, ठीक है। शनि अभी तक, जब तक रेट्रोग्रेड नहीं था, 13 जुलाई से लेके 11 नवंबर 2025 तक शनि रेट्रोग्रेड होगा। जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा तो जिन जिन लोगों को अभी तक शनि के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। तो जिन लोगों के साथ अभी तक बहुत स्ट्रगल्स चल रही थी, या जो लोग मैं कहूंगी कि बिल्कुल धीमी धीमी चाल पे प्रोग्रेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब थोड़ा फास्ट चलेगी लाइफ। अब जिंदगी में उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जल्दी ही मिलेगा। पैसों से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होंगी। शनि कहीं ना कहीं आपको नई नौकरी, नई प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को भी दिलाएगा। लेकिन जिनके साथ इस टाइम शनि थोड़ा अच्छा था, वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थोड़ा आपके साथ विपरीत रिजल्ट देगा, ऑपोजिट बिहेव करेगा। ओके। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि विश्व और दुनिया में इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, ऑलरेडी ले ऑफ्स चल रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, और भी होंगे, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड ऐसा, ये बेसिकली बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है ना, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आएंगे जो नवंबर के बाद आपको दिखने लगेंगे। अभी वो उथल पुथल चालू हो जाएगी। अच्छा। और अगर जो लोग का ले ऑफ जैसा आप बता रही हैं, जिन लोगों के लिए बुरा टाइम हो सकता है, उनके लिए क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कैसे उनको डील कर सकते हैं इसके साथ? देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोप अप करना ही है शनि से पर्टिकुलरली, तो एक बहुत छोटी सी चीज है, सब मानते हैं, सब जानते हैं कि शनि को अच्छा करने के लिए कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो। जितनी ज्यादा हनुमान जी की पूजा करोगे, शनि आपको कहते हैं कष्ट नहीं देगा, पर ऐसा होता नहीं है, कष्ट तो वो देगा क्योंकि वो तो कर्म फल दाता है। अच्छा नहीं किया है तो आप ये मत सोचो कि बजरंग बली की पूजा करोगे और आपको शनि भगवान जो कहेंगे चलो तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ छोटे से उपाय मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। सैटरडे के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, सुबह नहीं तो शाम को जाएं। शाम को जाते हैं तो एक आपको दिया जलाना है मस्टर्ड ऑयल का, उस दिए में कुछ काले तिल जरूर डालें, ठीक है। शनि चालीसा करें, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज, सैटरडे के दिन जितने भी गरीब लोग होते हैं मंदिरों के बाहर आपको मिलते हैं, या आप ये देखो किसी के बेचारे ऐसे कुछ गरीब लोग होते हैं जो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, उन्हें आप चप्पल का दान कीजिए सैटरडे के दिन। तो इससे भी, क्योंकि शनि क्या है, सबसे जो ये छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, जो ये मीनियल जॉब्स करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप इनकी सेवा करेंगे, इनको कुछ दान करेंगे, तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कुछ है कि जब शनि चल रहा हो तो किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के नहीं पहनने चाहिए, स्पेशली सैटरडेज को, ऐसा जी। कुछ है? देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है सैटरडे है तो काला रंग पहन लो। ब्लैक कलर सैटरडेज को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए शनि को अच्छा करने के लिए। ब्लैक कलर का ना आपको दान करना चाहिए। आज मैंने भी ब्लू कलर पहना है, तो जो ये ब्लू कलर है, इट इज एन एग्जाम्पल कि आप ये ब्लू कलर
या इससे भी लाइट टोन्स ऑफ ब्लू, आप शनि को खुश करने के लिए ऐसे ब्लू टोन्स पहन सकते हैं। काले को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए और स्पेशली अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइए कि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आप काला तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, काले का दान कीजिए। और लाल रंग का कुछ होता है इसमें? शनि इज नॉट कनेक्टेड विद रेड। लाल रंग और शनि का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इनफैक्ट लाल रंग होता है मंगल का। शनि मंगल आपस में मित्र ही नहीं है। तो सैटरडे को अगर रेड पहनोगे तो आप मंगल को भी इग्नाइट कर रहे हो और शनि से उसकी दुश्मनी बढ़ा रहे हो और अपने लिए शनि का प्रकोप भी बढ़ाओगे। अच्छा, इसलिए लाल रंग सैटरडे को अवॉइड करो। और ये बताइए, जो लोग सैटर्न से अफेक्टेड हैं शनि से, उनके लिए कौन सा क्रिस्टल या जेमस्टोन ऐसा है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो? देखो सैटर्न के लिए ना वैसे तो कहते हैं नीलम पहनो शनि के लिए, लेकिन नीलम एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये एक ऐसा पत्थर है जो रंग से राजा और राजा से रंग बना सकता है आपको। इसलिए बहुत सोच समझ के सैटर्न का पत्थर पहनना चाहिए। इसका उपरत्न होता है नीली, वो भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहा जाता है कि अच्छे से एस्ट्रोलॉजिकली अपना चार्ट दिखा के ही पहनो, ठीक है। और जेमस्टोन्स में आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, आप लैपिस लजूली पहन सकते हो, इन स्टोन्स को आप पहनिए। और सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूंगी कि आप सैटर्न की रेमेडीज करो। सबसे पहले पूजा पाठ करो सैटर्न के लिए। जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपसे नीचे काम करते हैं ना, सबसे पहले उन्हें खुश करो। सैटर्न क्या कहता है कि जो लोग पसीना बहाते हैं, अगर आपने उनका पसीना पोंछ दिया, उनको कुछ ऐसा उनके लिए कर दी सुविधा, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, बहुत लोग हैं जो बाहर धूप में बैठ के आपके कपड़े प्रेस करते हैं, प्रेस वालों को रोज एक बोतल पानी की ही पिला दो, शनि खुश हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अब शनि के बाद जो दो और प्लैनेट्स हैं जिनका बहुत डर रहता है, वो है राहु और केतु। मगर इनका नाम बहुत मिस्टिकल है ना? इनका क्या मीनिंग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? देखो राहु और केतु इस नाम से भी ना लोग कांप जाते हैं। राहु की दशा आ गई, राहु खराब हो गया, राहु ने ये कर दिया, केतु ने डिटैच कर दिया, ये बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं और लोग डरते भी हैं। डरना ठीक है, कुछ हद तक जाहिर सी बात है, डर भी सकते हैं, क्योंकि जिसका राहु खराब है वो आपको पागल कर सकता है। क्योंकि राहु क्या होता है ना, वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आपका माइंड को इल्यूजन्स, भ्रम से भर देगा अगर राहु खराब है। तो खराब राहु की निशानियां पहले छोटी छोटी मैं बता देती हूँ। अगर राहु खराब है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके घर के ना इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता ही है, लेकिन आपको लगेगा कि अभी ये ठीक कराया, अब लाइट खराब हो गई, अब फैन खराब हो गया, अब एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। एक के बाद एक चीजें खराब हो रही हैं। एक तो ये, दूसरी चीज कहीं ना कहीं बार बार करंट लगेगा, ये भी हो सकता है। दूसरा, आपको क्या होगा, दिन भर बैठे बैठे ना आप बड़े बड़े सपने सजाओगे और रियलिटी कुछ और ही होगी। या आपको ऐसा हो जाएगा कि आज कहीं मैं जुआ खेल लूं, शेयर मार्केट में आज इतना पैसा लगा देता हूँ और मेरे को तो प्रॉफिट हो जाएगा, किसी ने कह दिया, दिमाग चल गया, लगा लिया और अगले दिन हो गया लॉस। ये राहु है खराब, जो आपको अनवांटेड भ्रम देता है। केतु क्या है? केतु आपको, लोग कहते हैं, लोग मानते भी हैं कि डिटैच करता है, डेफिनेटली डिटैचमेंट देता है, लेकिन केतु आपको स्पिरिचुअल बनाता है, डीप थिंकर बनाता है। जितने भी ऐसे करियर्स होते हैं जहां लोग बहुत ज्यादा डीप रिसर्चेस करते हैं, उनका केतु बहुत अच्छा होगा। उनकी कुंडली में या तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठा होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका माइंड होता है, आप खुद होते हो। तो अगर वहां केतु बैठा तो आपको हर चीज की इतनी डीप नॉलेज देगा, आपको रिसर्च वर्क में डालेगा। तो खराब तो देखो आपकी कुंडली के हिसाब से होते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है। राहु ऐसा प्लैनेट है, ये जो आज का टाइम है ना, कलयुग, अगर मैं बात करूं, राहु कलयुग का राजा है। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात वेल्थ देगा। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि राहु की पूजा करो, पर अपने राहु को अच्छा भी करो। वो कैसे करता है? राहु को अच्छा करने के बहुत सारे उपाय हैं। राहु जो है ना, देवी शक्ति से कंट्रोल होता है। माँ दुर्गा की पूजा कीजिए राहु को अगर सही करना है। छोटे छोटे उपाय, कोई ना कोई नीली चीज, कोई भी ब्लू कलर की चीज या कपड़ा हो, या जैसे हार्पिक होता है, आप इसे डोनेट करो। अपने घर के वॉशरूम्स का दरवाजा हमेशा बंद रखो। आजकल तो बेडरूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं, हमेशा वॉशरूम को क्लोज रखो।
खुद से अपने वॉशरूम को वेंसडे या सैटरडे क्लीन करो। ये तो बहुत बेसिक से उपाय हैं। इसके अलावा मंदिर जाओ। अभी सावन का महीना चल रहा था तो राहु के बहुत महा उपाय थे जो लोगों को बताए भी गए हैं। काले तिल दूध में डाल के या जौ दूध में मिला के आप शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, राहु शांत हो जाता है। और केतु के लिए क्या किया जाता है? केतु के लिए भी बहुत सिंपल से उपाय है। कोई भी काला कुत्ता होता है, आपको मिल जाता है, आप उसको रोटी खिला दीजिए। अच्छा। या अगर कहीं हो सके, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आजकल कितनी उनको बीमारियां लग जाती हैं, या कहीं ऐसे ही पड़े होते हैं, कुछ भी करके उनकी हेल्प कीजिए। डॉग्स की सेवा करो। केतु कहता है डॉग्स की सेवा जी। करो। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अब जब राहु एक्वेरियस में 18 महीने के लिए आया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, राहु का गोचर अभी 18 मई 2025 को ही हुआ है, ठीक है, और ये 18 महीने के लिए इसी राशि में रहेगा, एक्वेरियस यानी कुंभ में। जब जब राहु कुंभ राशि में आता है, एक तो कुंभ राशि की वैसे भी मैं कहूंगी कि अभी 7.5 चल रही है, लास्ट चरण चल रहा है, और राहु भी वहां आके बैठा है। तो राहु क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा गेन कराएगा। जैसे अभी चैट जीपीटी सडनली बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, एआई आ गया, सोशल मीडिया में आप देखो इतने पॉडकास्ट अब होने लग गए हैं रिसेंटली। जो ये पॉडकास्ट आज से 6-7 साल पहले हमें पता भी नहीं था। ये मार्केट में बूम आया, सोशल मीडिया हो गया। तो राहु एक्वेरियस में आके ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आएगा, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट क्रिएट करेगा। तो ये अच्छा ही है। अच्छा आकांक्षा, अब ये बताओ कौन सा ऐसा ग्रह है जो जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? अब मैं इस प्लैनेट का नाम बताऊंगी ना तो बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि ये कैसी बात है। उस प्लैनेट का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है बहुत शांत प्लैनेट है। चंद्रमा इसलिए क्योंकि मैं उसको समझाती हूँ। चंद्रमा को कहा जाता है कि वो हमारे मन का कारक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता आज, तो आज ये पॉडकास्ट हो रहा होता? नहीं। अगर मन अच्छा है तभी तो खुशी खुशी हम मुस्कुरा के इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं ना। हाँ। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है तो क्या होगा, इंसान का मन इतना अशांत हो जाएगा कि आपकी लाइफ में इमोशंस का इतना इम्बैलेंस बनेगा कि इंसान बिल्कुल पागल भी हो सकता है। तो अगर चंद्रमा ही ठीक नहीं, चंद्रमा आपकी लाइफ में मनी फ्लो भी है, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। चंद्रमा आपकी इमोशंस है, कहते हैं ना हमें इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो एक स्टेबल लाइफ नहीं जी सकता। वो एक किसी भी चीज में अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी ला ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से चंद्रमा ही सबसे खतरनाक प्लैनेट और सबसे बढ़िया करने वाला प्लैनेट भी है। तो सबसे पहले जिसका चंद्रमा ठीक होगा ना, उस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा। और अगर किसी का चंद्रमा ठीक नहीं है तो क्या ऐसा भी होता है कि वो अपनी फैमिली से ही डिस्कनेक्ट हो जाए अगर इमोशनली ठीक ना हो तो? बिल्कुल, फैमिली से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, वो अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर घर में उसके कलेश है, घर में उसको सुख नहीं मिलता, वो बाहर सुख ढूंढेगा, बाहर भी उसका मन अशांत है, तो वो कहाँ कुछ ठीक से कर पाएगा, उसका तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। इसलिए चंद्रमा को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब जल्दी से आप हमें ये बताइए कि कोई इसका आसान उपाय है इसको बैलेंस करने के लिए? उपाय तो देखो बहुत सारे हैं चंद्रमा के लिए, ठीक है। सबसे सिंपल चीज है, शिवलिंग पे जाओ, कच्चा दूध चढ़ा के आ जाओ। कहते हैं ना भोलेनाथ के सर पे उनके तो चंद्रमा ऑलरेडी विराजमान है। तो अगर आप शिवलिंग की पूजा करोगे, शिव जी की पूजा करोगे, तो चंद्रमा तो वैसे ही आप पे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा चांदी के बर्तन में, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करो। अगर आप ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा ही अपनी नॉर्मल पानी की, कांच की पानी की बोतल में डाल के रखो और उसको उसी में रखे रखो। और कहते हैं ना वो चांदी इन्फ्यूज्ड करके पानी को पियो। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे पानी भी पीते हैं, डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। आप चांदी का पानी बनाओ ना, चांदी का पानी पियो, आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। आप कच्चा दूध आप किसी गरीब को भी डोनेट कर सकते हो। एक चांदी का सिक्का खरीद के आप अपनी मदर को बोलो कि वो आपको गिफ्ट करें। अपनी माँ से चांदी का सिक्का लेके रखने में भी आपका चंद्रमा बैलेंस होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी मदर से भी कनेक्टेड होता है। तो मदर से ही चंद्रमा की चीज लेना आपकी लाइफ में मून को बैलेंस करेगा। आकांक्षा, 2025 मंगल का साल है।
इस साल हमने बहुत कुछ देखा है, पहलगाम अटैक हो, एयर इंडिया का क्रैश हो या इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो। इस साल में बहुत डिस्टर्बिंग इवेंट्स हुए हैं, बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं। क्या आगे आने वाले महीनों में जो 4 महीने हमारे बचे हैं उसमें कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी या कोई और डिस्टर्बिंग इवेंट हो सकता है? बिल्कुल, देखो ये साल हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बड़े सारे जैसे पहलगाम अटैक आपने बोला, ये सब चीज़ें हुई, बहुत ही कष्टदायी सिचुएशन से हम निकले हैं। वॉर की सिचुएशन तो दोबारा से होने का पूरा-पूरा चांस अभी भी है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें शांत हो गई हैं, इंटरनली अभी भी कहीं न कहीं कुछ ज़रूर डेफ़िनेटली चल रहा है, सिचुएशंस आ सकती हैं। मंगल जब केतु में था, 28 जुलाई को ही केतु के साथ मंगल अभी हटा है, तब तक थोड़ी ज़्यादा भयानक सिचुएशंस हमने देखी। अभी मंगल आ गया है अब अपनी वर्गो राशि में, तो वर्गो में मंगल थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन फिर भी अभी वॉर लाइक सिचुएशंस आपको देखने को डेफ़िनेटली मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। अच्छा, तो मंगल को वैसे तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट जाना जाता है, लीडरशिप के लिए जाना जाता है, मगर ये प्लैनेट कैसे डिस्ट्रक्टिव हो जाता है या इम्पल्सिव एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, ये कैसे ट्रिगर होता है? देखो सबसे पहली चीज मंगल ना आपका वैसे ही बहुत एनर्जी से भरा हुआ प्लैनेट है, ठीक है। मार्स आपकी एनर्जी है। किसी भी इंसान को कोई कोई लोग आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं यार कि हम बोलते हैं इसमें तो बहुत एनर्जी है, ये तो कभी थकता ही नहीं, और वो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है। तो ऐसे लोगों का ना मार्स बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जल्दी से शॉर्ट टेम्पर होते हैं जैसे जो लोग। तो मार्स आपका एक्टिव तो ऐसा होता है, लेकिन अगर वीक है या तो आप देखोगे वो इंसान थोड़ा लेजी होगा, उसके काम में, उसकी चाल में, उसके सोचने में, उसके किसी भी चीज को करने में, उसके एक्शंस में ना आप डिले देखोगे। तो मार्स की जो एनर्जी है ना उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर जैसा आपने कहा, अगर किसी की कुंडली में मार्स वीक है या रेट्रोग्रेड में है, तो थोड़ा आलस दिखाता है उस इंसान में। तो ऐसे मतलब जो 2025 है, जो मार्स हैवी, मंगल हैवी साल है हमारा, बिल्कुल। उस साल में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपने लिए टू हेल्प देमसेल्व्स, कि कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ हो, कुछ ऐसा है? देखो मंगल का साल है, एनर्जी का साल है, जैसा मैंने कहा। सबसे पहले ना आप एक्टिव हो जाइए। अभी 8वां महीना चल रहा है, ऑलरेडी 7 मंथ्स तो चले गए। जिन लोगों ने अभी भी अपनी लाइफ में डेली एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें नहीं स्टार्ट करी है, सबसे पहले तो अपनी डेली लाइफ के रूटीन में इसको ऐड करो। उसके बाद आप कैसे ठीक कर सकते हो मंगल को, आप हनुमान जी की पूजा करो। मंगल के ही देवता हनुमान जी हैं, साथ ही साथ कार्तिकेय जी भी जो भगवान शिव के पुत्र हैं, वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों को, जैसे जो हमारे आर्मी के लोग हैं, क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए हमें उनकी एनर्जी चाहिए, हाँ। तो उनके घर वाले या आर्मी के लोग हनुमान जी की पूजा करें या भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। और नॉर्मली भी लोग डेली हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़े, मतलब इसको तो अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लो कि कुछ भी हो जाए हनुमान चालीसा तो करनी ही है। उसके अलावा आप अगर मंगल खराब है तो आप कुछ भी, जैसे मंदिर में जाके लाल मसर की दाल होती है, आप उसका दान कर सकते हो, लाल कपड़े का दान कर सकते हो, लाल चंदन का दान कर सकते हो। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हो, चोला लेकिन सिर्फ मेल्स ही चढ़ाएंगे, अच्छा। फीमेल्स चोला नहीं चढ़ा सकती। सिंदूर चढ़ा सकते हो हनुमान जी को, कुछ नहीं, 2 तुलसी के पत्ते ही चढ़ा के आ जाओ, ये आप कर सकते हो। ये इसमें कोई स्पेसिफिक डे होता है मार्स के उसमें जाने के लिए, पूजा के लिए? ट्यूसडे तो देखो है ही, लेकिन मैं तो मानती हूँ देखो हर दिन भगवान का है। जब भी मन में है, जब भी आपकी श्रद्धा हो, जब आपके पास अच्छे से समय हो, आप इसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली ट्यूसडेज को। अच्छा, और जो लोग मार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करते हैं, जैसे कि गुस्सा हो, इम्पल्सिवनेस हो, तो इनको अपने लिए क्या डेली मंत्र है और क्या स्पिरिचुअल रेमेडी आप रेकमेंड करेंगे इनके लिए? डेली मंत्रा तो सिर्फ ये है कि राम नाम जाप करो, क्योंकि मार्स क्या है, हनुमान जी से कनेक्टेड है। हनुमान जी के आगे आप जो मर्जी करो, लड्डू दो, जलेबी दो, पान चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर उन्हें राम राम सुनाओगे ना, तो भीड़ में भी ना सबसे पहले कान लगा के वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए अपने आप को भी शांत रखने के लिए, अपने मंगल को अच्छा करने के लिए, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपने अंदर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस बनाने के लिए राम नाम का जाप करो, जो सबसे सिंपल है। और वैसे भी देखो ऐसा माना जाता है
कलयुग सिर्फ नाम आधारा है। अगर आप कलयुग में भगवान का नाम लेते हो तो उसी से ही आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ है कि मंगल के लिए कोई जेमस्टोन हो, कोई क्रिस्टल हो या कोई ऐसा रंग का कपड़ा हो जो लोगों को मदद कर सकता है? देखो, जेमस्टोन होता है आपका रेड कोरल, जो मंगल का ही, मार्स का ही स्टोन माना गया है, रेड कोरल। लेकिन रेड कोरल मैं फिर से कहूंगी एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन है। ठीक है, अगर आपने बिना प्रॉपर अपना चार्ट एनालिसिस कराए उसको पहना, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपकी अचानक तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए कोरल तो नहीं, आप रेड जेस्पर एक क्रिस्टल होता है वो पहन सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप कपड़ा ट्यूसडेज को रेड कलर आप पहनो। पर जिनका मंगल खराब है, या आई मीन मैं ये कहूंगी कि वीक है, वो पहने। लेकिन जिनका ऑलरेडी स्ट्रांग है, अगर वो रेड पहने, क्योंकि रेड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द फायर एनर्जी, तो वो आपका गुस्सा बढ़ा देगा। इसलिए सोच समझ के अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करा के ही मंगल के उपाय कीजिए। तो आकांक्षा, अब हमने आने वाले 4 महीनों के बारे में हमने जान लिया कि क्या होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक सी बातें करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि आपने देखा है बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी, लोगों का जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब्स में मन भर गया है, किसी का मन नहीं करता जाने का, कोई बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है या लोगों का ले ऑफ हो गया है। तो ऐसा क्या रेमेडी है जो इंसान कर सकता है जो उनको अपने मन चाहे जॉब मिले या कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पे उनको अच्छा पैसा मिले और वो एंजॉय भी करें? देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम जॉब्स की बात करें, देखो जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे अभी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं कि होंगे। लेकिन नवंबर के बाद ना फिर से सडन ऐसा टाइम आएगा जहां पर अगर आज आपकी नौकरी छूट भी रही है ना, तो अभी तो स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस से आप बाहर निकलोगे, कुछ और करोगे। हो सकता है कुछ लोग बिजनेस शुरू करें नौकरियां छोड़ने के बाद। ठीक है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब लग जाए। वो लोग बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, वो विदेश भी जाएंगे। लेकिन उपाय क्या करना है? उपाय आप ये करो कि नौकरी के लिए ना सबसे पहले आप अपने सूर्य को अच्छा करो, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी तो देता ही है, लेकिन वैसे भी जॉब से हम सूर्य को कनेक्ट करते हैं। शनि को अच्छा करो। शनि को अच्छा करने के उपाय हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं। सूर्य के लिए आप डेली सूर्य को जल चढ़ाओ। अब सूर्य को जल चढ़ाने के बहुत नियम है। कई लोग खाली लोटा जल चढ़ा देते हैं, कई लोग क्या करते हैं जल में हल्दी डालते हैं, कोई लाल कुमकुम डालता है। सूर्य को जल चढ़ाते हुए आप जल में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप डेली लाइफ में कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो है आपके प्लैनेट जुपिटर से भी कनेक्टेड है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स देता है। तो आपकी ब्लेसिंग्स, जॉब भी है, जॉब भी सबको चाहिए, तो ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए आप अपने जुपिटर को भी अच्छा कीजिए। प्लस एक और चीज कि जॉब रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर किसी को जानना है तो उसकी कुंडली में उसका कर्म का जो स्वामी है वो कौन सा प्लैनेट है, उसको अच्छा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जॉब्स अच्छी हों। अच्छा, अगर कोई जॉब में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, उनका मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। सारे ऑफिस में बहुत डिमांडिंग शिफ्ट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा कोई उपाय है कि वो अपना थोड़ा जो मेंटल स्टेट है अपना वो ठीक कर सके? ऐसा कुछ है उपाय? देखो, मेंटल स्टेट ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तो आपका यही है कि आप मेडिटेशन करो, पर उसका भी टाइम नहीं है। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए एक टोटका बताती हूँ। हाँ। करना क्या है, आपको ना नींबू लेना है। ठीक है, जब भी अपने बॉस या किसी ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो जो आपको परेशान करते हैं, एक होता है ना मेंटल स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, हाँ। अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में आप नींबू रख के बैठ जाओ। अच्छा। और जब वो आपसे बात करेंगे ना, बस थोड़ा सा आपको मन में एक इंटेंशन ये रखनी है कि ये जो नींबू है ना, ये इस इंसान के और मेरे बीच की जो खटास है उसको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, और हमारे बीच में चीजें जो है बेटर हो जाए। ये लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा उस, अच्छा। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो आपका डेली ही है और आपके बॉस से आपका कनेक्शन भी रोज ही होगा। तो कम से कम 21 डेज से 41 डेज तक आपको ये उपाय करना ही है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो अभी जो जॉब इंडस्ट्री के ले ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ हुआ है, तो कौन सी नेक्स्ट इंडस्ट्री है जो थोड़ा बूम दिखाएगी? क्या वो मीडिया है या कुछ और? कौन सी इंडस्ट्री में थोड़ा प्रोग्रेस दिखेगा?
देखो बूम तो आपके सोशल मीडिया में आने ही वाला है और आ भी रहा है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री भी वापस से रिवाइव करेगी, ऐसा नहीं है कि डूब जाएगी। बहुत अच्छा बूम आएगा, बस नवंबर तक का वेट करो। शनि जैसे ही डायरेक्ट होगा, हाँ। बहुत अच्छा टाइम आएगा आईटी के लिए भी, अच्छे चेंजेस आएंगे। आपका जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एआई और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्रीज हैं। अगर एआई और ज्यादा यूज होगा तो लोगों की जॉब्स नहीं जाएंगी? वो तो होएगा ही, तो फिर लेकिन वो कैसे करेंगे लोग? तो मैंने यही तो बोला कि जिनकी जॉब जाएगी, हो सकता है वो कुछ और काम करेगा। आप देखो आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ क्या सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो उससे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जितने इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो यहाँ से कुछ खत्म हो रहा है तो कहीं और कुछ नई शुरुआत तो हो ही रही है ना। हाँ। तो ये तो एक सर्कल है जो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही बेरोजगार होगा। हमारे इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जाएगी, तो कुछ ना कुछ बूम तो आएगा ही और टेक्नोलॉजी से ही आएगा। अच्छा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब हम नौकरी से चलते हैं शादी तक। बिल्कुल। अब बताइए कि आजकल बहुत लोगों में डर है शादी को लेकर, इतने क्राइम रेट्स बढ़े हैं, लोग डर गए हैं। अब क्या ऐसा चीज है कि जरूरी है कि कुंडली मैच हो तभी शादी की जाए, या ऐसा जरूरी नहीं है? आप क्या कहेंगे? देखो मैं तो ये कहूंगी, अगर आप कुंडली को मानते हो तो 100% कुंडली मिला के ही शादी करो, ठीक है। अब जो लोग कुंडली नहीं मानते, शादी तो वो भी करते हैं, शादियां उनकी भी अच्छी चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ आपके कर्म भी होते हैं, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है ना जिसका हिसाब हम इस ह्यूमन लाइफ में खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। पर कुंडली मिलाना मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे हम एक रोड पे जा रहे हैं, हमें पता है कि रोड साफ है, हम जीपीएस लगाते हैं ना, आजकल यूज करते हैं। हम देखते हैं यहाँ ट्रैफिक है तो हम क्या करते हैं, अपना रूट चेंज कर लेते हैं कि थोड़ा कम ट्रैफिक वाले रूट में जाएं। तो कुंडली भी वही काम करती है, आपको गाइडेंस देती है आपकी लाइफ में आगे के लिए कि ये मैरिड लाइफ, ये जिस भी इंसान से आप शादी करना चाहते हो, इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं, और क्या चीजें हैं हम कैसे सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस है, जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अभी जैसे कमिटमेंट का बहुत फियर है, लोग शादी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स। तो क्या आपको लग रहा है आगे जाके ऐसा होगा कि शादियां बहुत ही कम हो जाएंगी, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ आपको दिखता है? मुझे लगता है डिवोर्स रेट्स तो कुछ नहीं बढ़ने वाले, मुझे लगता है शादियां ही नहीं होंगी, लिव इन ही होगा। हाँ। आने वाला टाइम लोग एक्सपेरिमेंट्स ही करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो हम जिस जनरेशन के हैं, शायद हमारे ही संस्कार ऐसे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही, हस्बैंड अच्छा नहीं है, किसी की वाइफ अच्छी नहीं है, घर में कितनी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली जो इंडियन सिस्टम में हम लड़कियां हैं, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, निभाओ निभाओ, साथ दो, नहीं सुनो कोई बात नहीं, तुम सुन लो, तुम चुप रह लो। तो हम लोगों की जनरेशन तो झेलेगी, पर मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन इस चीज को झेलेगी। इसीलिए आप देखो ना, आज के टाइम में शादियों का जो एज है वो बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं हमें पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि डिवोर्सेस होंगे, मुझे तो लगता है लिव इन ही होगा। अच्छा, ठीक है। और जहां तक हम प्यार की बात करते हैं, आजकल लोगों को प्यार बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। बिल्कुल। या आप स्कूल्स में देखिए, आजकल जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे अभी से टेंशन है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कौन सी उम्र में बनेगा। तो आप समझ रही हैं, ये टेंशन हर माँ बाप को है, क्योंकि प्यार बहुत जल्दी हो रहा है बच्चों में। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनका पीरियड्स भी जल्दी आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लव के मामले में लोगों का क्या होने वाला है, आगे जाके कैसा रहेगा, और क्या लोग का जो अपना प्यार बचाना चाहते हैं, कोई रेमेडीज हो लव लाइफ बचाने के लिए अपनी, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखो आजकल के टाइम का प्यार ना वैसा प्यार नहीं है कि मतलब एक दूसरे के पीछे बिल्कुल जिंदगी में सब कुछ न्योछावर कर दो, क्योंकि ना प्यार की डेफिनेशन ही चेंज हो गई आज के टाइम में, ठीक है। प्यूबर्टी जल्दी हो गई है, जैसा आपने बोला, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी फीलिंग्स आ जाती हैं, लोग अट्रैक्शन हो जाती है, फिर वो प्यार नहीं होता है, ये इनफैक्चुएशन ही है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि पेरेंटिंग आज के टाइम में थोड़ी एडवांस होनी चाहिए।
जैसे आपको ये डर लग रहा है मेरी डॉटर का बॉयफ्रेंड किस उम्र में बनेगा, वो जिस भी उम्र में बने, लेकिन आपको अपनी बेटी को ये चीज, मुझे लगता है 12, 13, 14 साल वेट करने से पहले, आई थिंक 7, 8 ईयर्स में ही थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। और उसके साथ एक पेरेंट ना होके एक फ्रेंडली वे में उसके साथ हर चीज ओपनली डिस्कस करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मदर को ही नहीं करना ये काम, ये फादर्स को, बल्कि मदर से एक स्टेप अहेड होना चाहिए। बिकॉज लड़की की लाइफ का पहला मर्द उसका फादर ही होता है, ठीक है। अब फादर अगर उसको हर चीज में ओपनली गाइड करेगा आगे होके, एंड इट्स वेरी ओके टू मेक बॉयज एज योर फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही गलत की पहचान अगर फादर अपनी डॉटर्स को पहले कराएं, तो मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा होगा, निडर होगा, बेटर होगा और ओपन होगा। जो आजकल सुसाइड्स हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो मैरिड लाइफ में क्या उपाय है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो? जैसे कि आपने देखा है बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने लगे हैं, तो अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए आपके पास क्या उपाय है? देखो, मैरिड लाइफ को बचाने के लिए शिव पार्वती की जोड़े से पूजा कीजिए। अभी सावन का महीना चल रहा था, रुद्राभिषेक कीजिए। अब सावन तो खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके लिए एक बहुत इजी सी रेमेडी बताऊंगी। शिवालय जाओ, शिव और पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। जो हमारा लाल कलावा होता है उससे गठबंधन करो और मैरिटल ब्लिस की कामना करो। घर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप रोज क्वार्ट्स अपने बेडरूम में रख सकते हो। रोज क्वार्ट्स में आपके डव का एक पेयर होता है, आप उसको रख सकते हो। रोज क्वार्ट्स के वॉल हैंगिंग्स रख सकते हो। और हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें अच्छी रहे, उसके लिए आप वाइफ को हर फ्राइडे हस्बैंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देनी चाहिए। हर फ्राइडे ना सही, महीने में एक फ्राइडे तो देनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ एक्सपेंसिव, तो एक गुलाब का फूल ही ले आओ। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल की बिजी लाइफ्स में ना लोगों को टाइम ही नहीं देना होता एक दूसरे को। अगर आप एक क्वालिटी टाइम भी दोगे ना, एक कप चाय भी साथ बैठ के प्यार से पियोगे, तो मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में काफी इम्प्रूवमेंट्स अपने आप आने लगेंगे। उसके अलावा उपाय यही है, आप राधा कृष्ण की भी पूजा कर सकते हो। अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण रखो। और जो मैरिड लेडीज हैं, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए अपने घर के कबर्ड में, जो आपका बेडरूम में कबर्ड होता है, उस जिसमें आप अपने खुद के कपड़े रखते हो, वहां 2 बांसुरी रखनी चाहिए आपको, पेयर ऑफ फ्लूट्स। ओके। उसको रखने से कहते हैं कि बहुत मिठास आपके रिश्ते में आती है। घर के मंदिर में एक बांसुरी हमेशा होनी चाहिए। वो चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है, जैसी आपकी इच्छा हो। उससे घर के लोगों के बीच में भी अच्छा रिलेशन रहता है, नॉट जस्ट मैरिड कपल्स का, बल्कि फैमिली के बीच में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। ठीक है। और अब जब हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करें, ऐसे क्या उपाय है कि उनका जो पढ़ाई में मन ज़्यादा लगे, जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका फल मिले, ऐसा क्या रेमेडी है पढ़ाई को लेकर? देखो, माँ सरस्वती की पूजा हमेशा ही बताई गई है कि बच्चों को करनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ हर किसी के घर के मंदिर में लोग लक्ष्मी गणेश तो बिठा लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति रखते हैं। वो जरूर रखें और बच्चों को ये नियम बनाएं कि रोज सुबह स्कूल जाने से पहले माँ सरस्वती के आगे हाथ जोड़ के जरूर प्रणाम करें। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम, ये एक वर्ड का ही मंत्र है। आप बच्चों को ये सिखाओ कि इस मंत्र का जाप करो। एक बहुत अच्छी रामायण की चौपाई है, मैंने अपनी बेटियों को वो चौपाई लर्न करा दी है। वो बच्चे हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन आई मेक श्योर कि वो इसको डेली चाहे 5 बार बोलें, 1 बार बोलें, कितनी भी बार बोले, लेकिन बोले जरूर। वो चौपाई मैं बता देती हूँ। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इस चौपाई को अगर बच्चों को लर्न करा दिया जाए और वो डेली पढ़े, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि तेज ना हो, जिसका मन पढ़ाई में ना लगे, जो अपनी पढ़ाई में अच्छा ना करे। ये मैं गारंटी कह रही हूँ। बच्चे अगर इसको रेगुलरली करेंगे, आपको खुद दिखाई देगा कि पढ़ाई में इनका मन लगने लग गया है, पढ़ाई अच्छी भी कर रहे हैं। और एक छोटी सी चीज जो डेली करनी चाहिए, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, सुबह उनको हल्दी का तिलक जरूर लगाओ। अच्छा। हल्दी क्या है? जुपिटर से कनेक्टेड है। जुपिटर क्या है? ज्ञान। तो अगर आप हल्दी का तिलक उन्हें लगाओगे तो उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाएगी।
अच्छा, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ। आजकल लोगों को नज़र का बहुत होता है, नेगेटिव एनर्जी घर में हो, उसका बहुत रहता डर। है कि कैसे बचें इससे, नज़र से कैसे बचें, नेगेटिव एनर्जी से कैसे हटाएं। तो इसका भी कोई उपाय आप बताइए। देखो, नेगेटिव एनर्जीज के ना बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो लोग ना बड़ा ही अंडररेटेड बना दिया लोगों ने, कि अगर कहते हैं यार नमक का पोछा लगाओ, लोग कहते हैं अरे ये कैसी बात है, हम तो खुशबूदार फिनाइल यूज करेंगे, डिटॉल यूज करेंगे। करिए, हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा जरूर लगवाइए। इसके अलावा एवरी सैटरडे या ट्यूसडे सॉल्ट वाटर बाथ जरूर लीजिए, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी में हमारा जो ऑरा होता है कभी कभी वीक हो जाता है। अनवांटेडली हमें लगता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या हमें लगता है हमें नजर लग गई, हमारे को लगता है कि सर दर्द हो रहा है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि मिर्चों का धुआं ही जलाया जाए। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, उससे भी आपका ऑरा क्लेंस होगा, आप नजर से बचोगे। एक और उपाय, डेली अपने घर में शाम को भीमसेनी कपूर जरूर जलाओ। अच्छा, इससे आपका घर का ऑरा भी क्लेंस होगा, नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। अच्छा। और मुझे ये बताइए, हमने बहुत सेलिब्रिटीज को काला धागा पहने हुए देखा है, बहुत लोग पहनते हैं, तो काला धागा क्या एक्चुअल में नजर से बचाता है? देखो, काला, लोग सोचते हैं कि काला है तो नजर से हमें बचा लेगा। ठीक है, मैं ऐसा इतना नहीं मानती हूँ, पर्सनल मेरे व्यूज हैं कि काला धागा अगर पहनना है, कई लोग क्या करते हैं, चांदी के आजकल ब्रेसलेट्स चल रहे हैं जिसमें ब्लैक बीड्स होते हैं, हाँ। वो फैशन स्टेटमेंट बना हुआ है, वो नजर से नहीं बचाएगा। काला धागा जरूर नजर से बचा सकता है, लेकिन वो अभिमंत्रित होना चाहिए। रक्षा मंत्र से वो अभिमंत्रित करवाओ, किसी ऐसे पंडित से बनवाओ, पुजारी से बनवाओ, या किसी अच्छे सिद्ध पीठ से या किसी अच्छे सिद्ध मंदिर से आप पंडित जी से लेकर आइए मांग के कि हमारे लिए बना दीजिए। और आप मानेंगे नहीं, वो काले धागे का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इवन मैंने देखा है कई हनुमान जी के मंदिरों में भी लोग जाते हैं, वहां पर हर ट्यूसडे या सैटरडे को आपका परछावा उतारा जाता है, हनुमान जी की गदा से भी नजर उतारी जाती है कई बार। तो आप ये भी कर सकते हो, और काला धागा पहनो तो अभिमंत्रित करके पहनो, उससे भी नजर से आपको बचाव मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए कोई एक अच्छा सा उपाय बताओ। देखो, संतान प्राप्ति के लिए वैसे तो इतने सारे उपाय हैं, लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की पूजा करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, ये बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन एक ऐसी चीज जो सबके घर में है, मोस्टली होती ही है, ठीक है, और उसको करना बहुत आसान है। ना कोई मंदिर जाना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, क्योंकि ये सब ना थोड़े से लोगों को लगता है डिफिकल्टी आज के बिजी टाइम में। तुलसी का पौधा मुझे लगता है सबके घर में होगा, ठीक है। हाँ। तुलसी के पौधे पे आती है मंजरी। मंजरी किसे कहते हैं? जो बीज होते हैं तुलसी के आ जाते हैं, वो कैसे होते हैं, अगर उन बीजों को हम तोड़ के किसी पौधे में डालें तो नई तुलसी फटाफट उग जाती है। तो जिन भी लेडीज को इस टाइम संतान सुख के लिए स्ट्रगल हो रही है, या कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वेंसडे के दिन तुलसी के कुछ बीज तोड़ के एक हरे कपड़े में बांध के अपने बेड के नीचे, जहां आप सर रख के सोते हो, तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे, आप उसे रख के सोना शुरू कर दीजिए। ये जो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप देखना विद इन 2 to 3 मंथ्स ये ठीक हो जाएगी। और सिर्फ बीज नहीं रखने हैं, डेली तुलसी के आगे घी का दिया शाम के टाइम जरूर जलाना है। माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, जो आपकी इच्छा है वो 100% पूरी होगी। पैसे की कमी को दूर करने के लिए और बहुत सारा धन कमाने के लिए कोई उपाय बताइए। देखो, पैसे की कमी को दूर करने के लिए तो इतने सारे उपाय हैं, लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया उपाय बताने वाली हूँ जो आसान भी है, और करके एक ही बार करके बस भूल जाना है उसको। करना क्या है, फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन जो होता है माँ लक्ष्मी से कनेक्टेड होता है, तो माँ लक्ष्मी ही धन की देवी है। तो फ्राइडे के दिन आपको कुछ कमलगट्टे के दाने लेने हैं, या कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं, लेकिन 5, 7 या 11 कमलगट्टे के दाने लेने हैं, एक चांदी का सिक्का, उसमें एक हल्दी की गांठ, इनको एक येलो कलर के कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ये उपाय शाम को 6 बजे के बाद करना है, फ्राइडे के दिन करना है। ये करने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, और श्रीम
मंत्र का जाप करना है। श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। 108 बार ये जाप करना है और महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपने अपने घर में उनको आमंत्रित कर दिया है और आप चाहते हैं कि अब आपके घर में धन की वर्षा रहे, पैसे से रिलेटेड कोई कमी ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, धन के साधन बढ़े। अगर पैसा कमाने का एक जरिया है तो और भी जरिए बने और आपके घर में सुख, संपत्ति, धन, धान्य भरपूर हो जाए। तो हमने अभी तक एस्ट्रोलॉजी की बात करी है, अब हम एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या कनेक्शन है? देखो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मैं कहूंगी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम 9 ग्रह मानते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर है। हर एक नंबर आपका एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लैनेट किसी ना किसी राशि से कनेक्टेड है। 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 9 नंबर, 9 प्लैनेट, हर नंबर का एक प्लैनेट है। मंगल साल यानी नंबर 9 का साल। अब 2025 वैसे खत्म हो रहा है, मगर जो बचे कुछ महीने हैं इसमें नंबर 9 की एनर्जी कैसे अलाइन करें? नंबर 9 जो मंगल का साल है, 2025 को हम ऐड करते तो 9 आता है और आधे से ज्यादा साल जो निकल गया है, लेकिन आने वाले टाइम में 9 के साथ कैसे अलाइन करना है। 9 एक एनर्जी का नंबर है, मार्स का नंबर है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को हनुमान जी से अलाइन कर दो। हनुमान भक्त जो नहीं है बन जाओ, जो है वो बने रहो और राम नाम का जाप रेगुलरली करो। डेली हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर लाइफ में बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है तो आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हो। तो ये समझ लो कि हनुमान जी तो सारे परेशानियों में आपका एकमात्र सोल्यूशन है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हनुमान जी से ही कनेक्ट करो, आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी। 9 इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद हनुमान जी, तो यही आप फॉलो कीजिए। थैंक यू आकांक्षा, इतनी सिंपल रेमेडीज शेयर करने के लिए। आप लोग इन रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक हमारे पॉडकास्ट का क्या हो सकता है। लास्टली, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।